जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट में हमारे लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन, इसकी कंपोजिशन और इसके डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी लोकेशन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल को कहते हैं। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्लांट्स के केस में इस आउटर बाउंड्री के भी आउटर वाली साइड पर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइड पे होती है, किसके? सेल वॉल के। और एनिमल सेल के अंदर आपको पता है कि कोई सेल वॉल नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। जबकि फंजाई के केस में भी एक बाहर की तरफ सेल वॉल मौजूद होती है, तो हम कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंजाई के केस में भी इनर टू सेल वॉल है। उसके बाद बैक्टीरिया के केस में देखते हैं। आपको पता है कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, तो इसलिए बैक्टीरिया के केस में भी ये इनर टू सेल वॉल होगी। नेक्स्ट डे स्टूडेंट, हम इसके डिफरेंट नेम्स की तरफ बढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक तो इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके अलावा इसे सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कंपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तो इसके अंदर मेजर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो है, सबसे मेजर इसका है प्रोटीन है, जो कि 60 to 80% कंपोजिशन में मौजूद है। नंबर 2 पे इसमें लिपिड्स आते हैं जो कि 20 से 40% मौजूद हैं। और थर्ड कंपोनेंट इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल होते हैं, जो कि इसकी मेम्ब्रेन की ऊपर वाली साइड पर मौजूद, यानी बाहर वाली साइड पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे अमाउंट में इसमें स्टीरोल्स यानी कि एक और कंपोनेंट है जो कि स्टीरोल्स है, जिसमें आता है कोलेस्ट्रॉल। और एक कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक लिपिड्स है और एक प्रोटीन्स हैं, तो ये दोनों जब कंपोनेंट मिलते हैं तो एक नया कंपोनेंट मिलता है जिसका बनता है, जिसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। और यही सेल मेम्ब्रेन का केमिकल नेम है। तो जब एमसीक्यू आएगा कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को केमिकली हम लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो मेजर कंपोनेंट्स लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट अब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी अरसे तक खूब मेहनत की, जिसके नतीजे में दो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बने हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो कि डिस्कवर हुआ था 1930 में। इस मॉडल के तहत जब लिपिड की एक दो लेयर्स होती हैं, जैसे कि ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो लेयर्स हैं जिसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। और इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की लिपिड लेयर होती है, इसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स इस लिपिड की बाइलेयर को दोनों तरफ से सराउंड कर रही होती हैं, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक जोन, जबकि इस लिपिड बाइलेयर वाले पोर्शन को कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक जोन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिलिक जोन वो होता है जिसमें वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब है कि ये वाली साइड वाटर की तरफ होगी, जबकि ये साइड इनर साइड पे होगी, तो इससे प्रोटेक्शन मिलेगी वाटर से, यानी इसको पानी नहीं छू सकता। तो देखा हमने कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के तहत लिपिड की एक बाई लेयर सैंडविच है दो प्रोटीन की लेयर्स के दरमियान, और ये जो प्रोटीन की लेयर्स हैं ये लिपिड बाई लेयर के ऊपर और नीचे की साइड कंटिन्यूस फॉर्म में मौजूद होती हैं। दूसरा हमारे पास मॉडल है फ्लूइड मोसेक मॉडल, जो कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड वन है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड मोसेक मैनर में प्रोटीन्स जो हैं वो सराउंडेड होती हैं लिपिड बाइलेयर के। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लिपिड की बाइलेयर है, ये एक लिपिड लेयर है, नीचे वाली लिपिड लेयर है, तो ये क्या बनाती है, ये दोनों लिपिड की बाइलेयर्स बनाती हैं। और इसके दरमियान में मोसेक मैनर के अंदर ये एक प्रोटीन मौजूद है, ये एक प्रोटीन मौजूद है, इसे हम कहते हैं कि दीज आर द प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। और इसके ऊपर की जानिब जैसे ये एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन मौजूद है, दरमियान में इसके कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है, और बाहर की तरफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब इन प्रोटीन्स के साथ और लिपिड की मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या बना रहे हैं, ये दोनों ग्लाइकोलिपिड्स
लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे हैं और यही दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। तो फ्लूइड मोसेक मॉडल की डिस्कवरी कब हुई थी? एफ सेंगर ने फ्लूइड मोसेक मॉडल डिस्कवर किया था 1970s में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि स्ट्रक्चर्स में इसके दो स्ट्रक्चर हैं, एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा है फ्लूइड मोसेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के तहत लिपिड की एक बाइलेयर होती है और इसके दोनों साइडों पर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि फ्लूइड मोसेक मॉडल के अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है और इसी लिपिड की बाइलेयर के अंदर ही मोसेक मैनर में, यानी कि किसी किसी जगह पर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और इसको हम ओवरऑल कहते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन द सी ऑफ लिपिड्स, यानी कि सारे के हर तरफ लिपिड मौजूद है और यहाँ पर कहीं कहीं पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब अगर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अंदर वाली साइड पर होते हैं तो हम इंटरनल प्रोटीन्स कहेंगे, जबकि अगर बाहर वाली तरफ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो हम इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड बाइलेयर को थर्मोस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच है, इस लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच है। अब ये वाला मॉलिक्यूल पूरा मिलकर बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन और ये वाला मॉलिक्यूल पूरा मिलकर बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स, और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम कहते हैं कि ये ग्लाइकोकैलेक्स बनाते हैं। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की स्टडी करने लगे हैं जी। तो अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो सबसे इसका जो मेन फंक्शन है, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द सेल है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बैरियर के तौर पर काम करता है और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये ऊपर इसकी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो इसके बाहर की तरफ कुछ मटेरियल मौजूद है जिसने अंदर आना है इस सेल के अंदर, तो ये उसको ट्रांसपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन उस मटेरियल को अंदर ट्रांसपोर्ट कर लेकर आएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल में अपना रोल प्ले कर रही होती है, जो कि सेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके ऊपर चूँकि लिपिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, साथ में इसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो प्रोटीन्स की वजह से ये जो है ये डिफरेंशियली परमिएबल नेचर भी रखती है और सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर भी रखती है। अब इसका क्या मतलब है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये सिर्फ चंद सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस है जो कि सेल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें ये पास कराएगी। बाकी ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं जो कि सेल के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो ये इन्हें बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी, उनको अंदर नहीं आने देगी। जबकि डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब है कि इनमें से भी जो अंदर आ रहे हैं उनमें से भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पोलर हो सकते हैं और कुछ नॉन पोलर हो सकते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये पोलर को आने देगी और नॉन पोलर को रेजिस्ट करेगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने नहीं देगी। तो इस तरह से एक सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी एक्ट करती है और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी एक्ट करती है। नेक्स्ट है कि ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है? दो तरीके से होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि इसमें एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी को यूज़ करते हुए बाहर से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करके सेल के अंदर लाया जाता है। अब कहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होनी? फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज है और सेल के बाहर भी ग्लूकोज है। अब अगर मैं कहता हूँ कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी अमाउंट जो है वो कम है, सेल के बाहर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है, सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो ये ग्लूकोज जाएगा इसके अंदर। तो अब अगर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जब सोल्यूट मूव करता है तो हम उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। जबकि आप देखते हैं कि यहाँ पर एक सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज की तादाद पहले ही बहुत ज़्यादा है और बाहर इसके ग्लूकोज की तादाद कम है। अब होना क्या है, ग्लूकोज ने तो सेल के अंदर आना ही आना है चाहे जो हो जाए, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर ग्लूकोज की तादाद बहुत ज़्यादा है, बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी हम इस कम वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस ज़्यादा वाले ग्लूकोज के रीजन के अंदर लेके आ रहे हैं। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसने आना है, तो ये रेजिस्ट करेगा और इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिर हम जब इसको एनर्जी देंगे तो इस एनर्जी के ज़रिए से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव कराती है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव कराती है? तो देखिए, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, और इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें जो जिसके ऊपर कोई आयन नहीं होता, यानी कि नो चार्ज बेरिंग स्पीशीज़, और जितने भी मॉलिक्यूल फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो पैसिव
ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर आ जाती हैं। जबकि जो आयनिक फॉर्म में होती हैं, यानी कि जैसे आयन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन हो गया और मेरे पास CH4 पॉजिटिव आयन हो गया, तो इन तमाम आयनिक चीज़ों को और पोलर मॉलिक्यूल्स को जो ट्रांसफ़र किया जाता है जिस मेथड से वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें कुछ खास प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल चैनल प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से ट्रांसफ़र करा के सेल के अंदर लेकर आती हैं। नेक्स्ट इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ये कंडक्शन में रोल प्ले करती है, यानी कि ये नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन कराती है। जैसे कि मसल्स के सेल्स हैं एंड हमारे पास यहाँ पे नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स के अंदर भी ये नर्व इम्पल्सिस की कनेक्शन में जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। अब इसका ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का एक और प्रोसेस होता है। वो कौन सा प्रोसेस है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 2 सब टाइप्स होती हैं और वो कौन सी हैं? जैसे कि एक एक्सो है और एक एंडो है। फॉर एग्जांपल सेल है, ये सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, सेल ने इसे अपने अंदर से बाहर निकालना है। कैसे करेगा? जब ये मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के करीब आएगा तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी बाहर को उभर जाएगी, यानी इसके ऊपर एक बडिंग हो जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाएंगे और फिर ये मॉलिक्यूल्स ये बड जो है यहाँ से बड ऑफ हो जाएगा, तो ये सेल छोटा हो जाएगा साइज़ में थोड़ा सा और ये जो सेल है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पैक होकर बाहर निकल जाएंगे और इसे हम कहते हैं ये एक्सोसाइटोसिस है। जबकि दूसरी तरफ होती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी आगे 2 में डिवाइड है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होती है फैगोसाइटोसिस। जो पिनोसाइटोसिस है इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से सेल के अंदर लेके आया जाता है। फैगोसाइटोसिस में जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे सेल के बाहर से सेल के अंदर लेके आया जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, इसकी सेल की मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक लिक्विड कंटेंट मौजूद है, इस लिक्विड कंटेंट ने सेल के अंदर आना है, तो वही प्रोसेस होगा कि जब ये इसके पास आएगा तो सेल जो है, सेल की मेम्ब्रेन जो है वो इसको अपने अंदर समा लेगी और फिर जब ये चेंज होगा तो ये बनेगा इस तरह से सेल और इसके अंदर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे। अब अगर तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लेकर आना है तो वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस और अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को लेकर आना है तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। याद रखना है कि एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस हो या फैगोसाइटोसिस हो, इन सब के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस होते हैं। अब फैगोसाइटोसिस को सेल का ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जबकि पिनोसाइटोसिस को सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं और ये दोनों मिलकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अब हमने सेल मेम्ब्रेन के तमाम फंक्शंस को एक एक करके देख लिया कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल में किस तरह मेन रोल प्ले कर रही होती है और ये डिफरेंशियली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती है और बैरियर के तौर पर काम करती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट किन मॉलिक्यूल्स की करवाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से कराती है और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली जिनके अंदर ये कंडक्शन का रोल प्ले करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में ये एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में भी इन्वॉल्व होती है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सेल सब टाइप्स होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। अब इजाज़त का वक्त है। अल्लाह हाफिज़।